आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। कॉल बेल की आवाज सुनते ही रश्मि के दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसे लगा आग का कोई बड़ा सा गोला उसके ऊपर आ गया है और वह उसमें झुलसती जा रही है। पति की बाहों में सिमटी वह छुईमुई सी हुई पागल होना चाहती थी कि सहसा कॉल बेल ने उसे झकझोर कर रख दिया। कॉल बेल के बीच की दूरी ऐसी थी जिसने कर्तव्य में डूबे पति को एकदम बिस्तर से उठा दिया। रश्मि मन ही मन झुंझला उठी। डॉक्टर डॉक्टर, हमारे यहाँ मरीज की हालत बहुत खराब है। बाहर से आवाज आई। रश्मि बुदबुदाई, ये मरीज भी एकदम दुष्ट हैं। न समय देखते हैं न कुछ। अपनी ही परवाह होती है सबको, दूसरों को देखते तक नहीं। मरमरा जाएं तो शी। उसके पति डॉक्टर सुंदरम ने उसको झकझोरा। धीरे बोलो, ऐसा बोलना क्या तुम्हें शोभा देता है? रश्मि खामोश सी पल भर पति को घूरती रही। मत जाइए, हमारी खुशियों के वास्ते आज तो रहम कीजिए, मना कर दीजिए। पागल तो नहीं हो गई हो रश्मि? मरीज न जाने किस अवस्था में है, उसे मेरी जरूरत है। विलंब न जाने क्या गुल खिलाए। मुझे जाने दो। नहीं, आज नहीं जाने दूंगी। रोज रोज ऐसे ही करते हो, कभी तो मेरी भी सुना करो। कर्तव्य की पुकार के आगे हर आवाज धीमी पड़ जाती है रश्मि। यह नश्वर शरीर दूसरों की सेवा के लिए ही तो बना है। जीवन में क्या धरा है? केवल आत्मसंतोष ही तो, जो मुझे मरीजों को देख उन्हें संतुष्ट करके मिल जाता है। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, रश्मि खींची। क्या तुम ही रह गए हो कर्तव्य पूरा करने वाले? मरीज दूसरे डॉक्टर को भी तो बुला सकता है, तुम मना कर सकते हो। ऐसे ही सब डॉक्टर सोचने लगें तो मरीज को कौन देखेगा? सुंदरम ने मुस्कुराकर कहा। हटो आगे से, हटो रश्मि। नहीं नहीं। रश्मि सिर को झटक कर एक ओर हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर सुंदरम शीघ्रता से बाहर निकल गए। रश्मि की आंखों तले अंधेरा सा छाया था। वह उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। हाँ, अंधेरा है, दूर दूर तक अंधेरा है। सारा नगर सो रहा है और वह जागी है। आसपास पत्तों के खड़कने की भी आवाज नहीं है और उसकी आंखों की पुतलियां न जाने किस दिशा में बार बार फिर रही हैं। आंखों में विवशता का पानी है, लाचार है। आंखों में पानी का गहरा नीला सागर है। होठों पर न जाने कैसे झाग निकलकर बाहर टपक रहे हैं। किंतु यहां उसकी इस दशा को देखने वाला कौन है? परखने वाला कौन है? रश्मि ध्यान से कमरे की एक एक चीज अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। पलंग पर एक तरफ उसका 2 वर्ष का बेटा अविनाश सोया पड़ा है। कमरे में सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हैं, रेडियो, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर और न जाने क्या क्या। किंतु इन सब के बीच वह सुख कहाँ है जिसकी किसी भी पत्नी को चाह होती है, जरूरत होती है? वह सुख उससे क्यों छीना जाता है लगभग हर रोज? उसकी आंखों की पुतलियां एक बार फिर अविरल हो चलीं। उसकी आंखें घूमती गईं। कुछ न भूलने वाली बातें, कुछ हमेशा याद रखने वाली बातें। आज बड़ी मुश्किल से पति के पास कुछ अधिक देर बैठने का मौका मिला था। उसने आज पूरे चाव से अपना श्रृंगार किया था ताकि मरीजों से अलग बैठा सुंदरम उसमें खो सके। खाने की मेज पर सुंदरम बोला था, रश्मि, आज कितनी अच्छी लग रही हो। इच्छा होती है तुम इसी तरह बैठी रहो और मैं भी इसी तरह बैठा तुम्हें देखता रहूं। और वह खुशी से झूम उठी। मस्ती के उन क्षणों को सोते वक्त वह और भी मधुर बनाना चाहती थी कि मरीज ने आकर किसी लुटेरे की भांति उसके सुख को छिन्न भिन्न कर दिया और वह मुट्ठियां भींच बैठी थी। कर्तव्य के आगे सुंदरम के लिए कोई भी महत्व नहीं रखता। वह शीघ्रता से ओवरकोट पहनकर बाहर निकल गया था। रश्मि को ध्यान आया, यह सब आज की बात नहीं है। उसके सुख पर ऐसा हमला शादी के तुरंत बाद ही होने लगा था। सुहाग रात की उन मधुर घड़ियों में तो शायद मरीजों को उस पर तरस आ गया था। उस रात कोई कॉल बेल नहीं घनघनाई थी। उसकी सुख भरी जिंदगी का शादी के बाद वह शायद पहला व अंतिम दिन था जब रात बिना किसी बाहरी हलचल के बीती थी। किंतु उसके अगले ही दिन उसके सपनों का सजाया कार्यक्रम छिन्न भिन्न हो गया था और जिंदगी अस्तव्यस्त। सुंदरम अपने मरीजों के प्रति इतना वफादार था कि उसके आगे खाना पीना ही नहीं बल्कि पत्नी भी महत्वहीन हो जाती थी। कॉल बेल बजी नहीं कि वह मरीज को देखने निकल जाता। इस तरह रश्मि का जीवन एक अजीब प्रतीक्षा और अस्तव्यस्त ढंग से बीतने लगा था। जीने का न कोई ढंग था, न नियम था,
तो केवल मरीजों को देखने का नियम, हर समय जब भी मालूम पड़े कि मरीज बीमार है। और घर में खाना कभी 12 बजे खाया जा रहा है तो कभी 1 बजे, कभी 2, 3 या 4 बजे, कभी बिल्कुल ही नहीं। रात का भी यही हाल था। रश्मि प्रतीक्षा करती रहती कि कब सुंदरम आए, वह उसके साथ भोजन करे, बातें करे। लेकिन अस्पताल से देर से लौटने के बाद भी यह हाल था कि ऊपर से मरीज आ गए तो फिर बाहर। रात के 2 बजे कॉल बेल बज उठे तो परवाह नहीं, अफसोस नहीं। बस कर्तव्य एक डॉक्टर का एक मरीज के प्रति ही याद रहता। रश्मि को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। 24 घंटों में वह बहुत कम समय पति को अपने नज़दीक पाती थी। वह चाहती थी सुंदरम एक निश्चित कार्यक्रम बना ले, इतने से इतने बजे तक ही मरीजों को देखना है, उसके बाद नहीं। बाकी समय उसे वह अपने पास बिठाना चाहती थी। पति का मूड भी बात करने का होता कि मरीज आ धमकता और सारा मजा किरकिरा। सब बातें बंद, मरीज पहले। घूमने का प्रोग्राम भी मरीज के कारण रुक जाता। उसे लगता है रात कभी 2 बजे से शुरू होती है, कभी 3 बजे से। यह भी कोई जिंदगी है? लेकिन सुंदरम कहता कि मरीज को देखने का कोई समय नहीं होता। मरीज की हालत तो अनायास ही बिगड़ती है और यह मालूम पड़ते ही डॉक्टर को उसकी जांच करनी चाहिए। मरीजों को देखने के लिए बनाए कार्यक्रम के अनुसार चलने पर वह कार्यक्रम किसी भी मरीज की जान ले सकता है। जब मरीज बीमार है तभी डॉक्टर के लिए उसे देखने का समय होता है। देखने का कोई निश्चित समय नहीं तय किया जा सकता। उसे सुंदरम का कहा याद आने लगा, रश्मि, मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी प्यारी रश्मि, कर्तव्य के आगे मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। उसे अपने स्वर भी सुनाई दिए, सुंदरम, क्या दुनिया में तुम ही अकेले डॉक्टर हो? हर समय तुम मरीज को नहीं देखने जाओगे तो दूसरा डॉक्टर ही उसे देख लेगा। रश्मि, अगर ऐसे ही हर डॉक्टर सोचने लगे तो फिर मरीज को कौन देखेगा? मैं कुछ नहीं जानती सुंदरम। क्या तुम्हें मरीज मेरी जिंदगी से भी प्यारे हैं? क्या मरीजों में ही जान है, मुझ में नहीं? इस तरह तो तुम मुझे भी मरीज बना दोगे। सुंदरम, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है? अजीब कशमकश में पड़ा। सुंदरम उसकी आंखों के आगे फिर तैराया। मुझे रुलाओ नहीं रश्मि। क्या तुम समझती हो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं रहती? सच पूछो तो रश्मि, मुझे हरदम तुम्हारा ही ख्याल रहता है। कई बार इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास ही आकर बैठ जाऊं, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों न हो जाए। लेकिन क्या करूं रश्मि, जब भी किसी मरीज के बारे में सुनता या उसे देखता हूं तो मेरी आंखों के आगे मां का तड़पता शरीर तैर जाता है और मैं रह नहीं पाता। मुझे लगता है 14 साल पहले की स्थिति उपस्थित होने जा रही है। उस समय किसी डॉक्टर की गलती ने मेरी मां के प्राण लिए थे और आज मैं मरीज को न देखने जाकर उसके प्राण ले रहा हूं। और उसके घर वाले उसी तरह मरीज की असमय मृत्यु से पागल हुए जा रहे हैं, मुझको कोस रहे हैं, जिस तरह मैंने मेरे घर वालों ने डॉक्टर को समय पर न आने से मां की असमय मृत्यु हो जाने पर कोसा था। रश्मि, मैं जितना भी बन सकता है तुम्हारे पास ही रहने की कोशिश करता हूं। 24 घंटों में काफी समय तब भी निकल आता है तुम्हारे पास बैठने का, तुम्हारे साथ रहने का। मेरे अलग होने पर तुम अविनाश से ही खेल लिया करो या टेप ही चला लिया करो। तुम टेप सुनकर भी अपने नजदीक मेरे होने की कल्पना कर सकती हो। केवल इन्हीं बातों के सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती सुंदरम। नहीं, बिल्कुल नहीं। रश्मि, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे दिल की गहराई में डूबकर मुझे पहचानने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है रश्मि। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है रश्मि। उस प्यार की, उस सहारे की जो कर्तव्य पथ पर बढ़ते मेरे कदमों को सही दिशा प्रदान करे। तुम क्या जानो रश्मि, तुम जब प्रसन्न हो, जब तुम्हारा चेहरा मुस्कराता है तो मेरे मन में कैसे अपूर्व उत्साह की रेखा खिंच जाती है, और जब तुम उदास होती हो तुम नहीं जानती रश्मि, मेरा मन कैसी कैसी दशाओं में घूम उठता है। मरीज को देखते वक्त कैसी मजबूती से दिल को पत्थर बनाकर तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूं, और मरीज को देखने के तुरंत बाद तुम्हारी छवि फिर सामने आ जाती है और उस समय मैं तुरंत वापस दौड़ पड़ता हूं तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे सामीप्य के लिए। रश्मि, जीवन में मुझे 2 ही चीजें तो प्रिय हैं, कर्तव्य और तुम। तुम्हारी हर खुशी मैं अपनी खुशी समझता हूं रश्मि, और मेरी खुशी को यदि तुम अपनी खुशी समझने लगो तो शायद कोई समस्या न रहे। रश्मि, मुझे समझो, मुझे पहचानो। मैं हमेशा तुम्हारा मुस्कराता चेहरा देखना चाहता हूं। रश्मि, मेरे कदमों के साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश तो करो। मुझे अपने कंधों का सहारा दो।
रश्मि। और रश्मि के आगे घूम गया सुंदरम का तेजी से हाव भाव बदलता चेहरा। चलचित्र की भांति उसके आगे कई चित्र खिंच गए। मां की असमय मृत्यु की करुणापूर्ण याद समेटे। आज का बलिष्ठ प्यारा सुंदर, जो मां को याद आते ही बच्चा बन जाता है, पत्नी के आगे बिलख उठता है, रो उठता है। वह सुंदरम, जो कर्तव्य पथ पर अपने कदम जमाने के लिए पत्नी का सहारा चाहता है, उसकी मुस्कुराहट देखकर मरीज को देखने जाना चाहता है और लौटने पर उसकी वही मुस्कुराहट देखकर आनंदलोक में विचरण करना चाहता है। लेकिन वह करे तो क्या करे? वह नहीं समझ पाती कि सुंदरम सही है या वह। इस बात की गहराई में वह नहीं डूब पाती। उसका मन इस समस्या का ऐसा कोई हल नहीं खोज पाता जो दोनों को आत्मसंतोष प्रदान करे। सुंदरम की मां डॉक्टर की असावधानी के कारण ही असमय मृत्यु की गोद से समा गई थीं, और उसी समय सुंदरम का किया गया प्रण ही कि मैं डॉक्टर बनकर किसी को भी असमय मरने नहीं दूंगा, उसे डॉक्टर बना सका था। इस बात को वह जानती थी, किंतु वह नहीं चाहती कि इसी कारण सुंदरम उसकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर बैठे। कुछ खास अवसरों पर तो उसे उसका ख्याल रखना ही चाहिए। उस समय वह किसी अपने दोस्त डॉक्टर को ही फोन करके मरीज के पास क्यों न भेज दे। रश्मि ने एक गहरी सांस ली। ख्यालों में घूमती उसकी पलकें एकदम फिर पूरी खुल गईं और फिर उसे लगा वही अंधेरा दूर दूर तक फैला हुआ है। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अंधेरे के बीच से कौन सी राह निकाले। अंधेरे की चादर में लिपटी उसकी आंखें दूर दूर तक अंधेरे को भेदने का प्रयास करती हुई ख्यालों में घूमती चली गईं। उसे कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उसे खुद पता न चला। अगले दिन कॉल बैल एक बार फिर घनघनाई, और इस बार न केवल बजी ही बल्कि बजती ही चली गई। इसके साथ ही दरवाजे पर भी जोरों की थाप पड़ने लगी, और यह थाप ऐसी थी जो रश्मि को पांव से लेकर सिर तक झकझोर गई। उसके चेहरे की भावभंगिमा भयंकर हो गई और शरीर कांपने सा लगा। माथे की सलवटें जरूरत से ज्यादा गहरी हो गईं और दांत आपस में ही पिसने लगे। पति का मधुर सामीप्य उसे फिर दूर होता प्रतीत हुआ और भावावेश में उसकी मुट्ठियां भिंचने लगीं। उसका एकाएक अंग हरकत करने लगा और वह अपने को बहुत व्यथित तथा क्रोधित महसूस करने लगी। वह चोट खाई नागिन की तरह उठी। आज तो वह कुछ करके ही रहेगी, मरीज को सुनाकर ही रहेगी, और इस तरह सुनाएगी कि कम से कम यह मरीज तो फिर आने का नाम ही नहीं लेगा। अपना ही राज समझ रखा है। उफ, कैसे दरवाजा पीट रहा है, जैसे अपने घर का हो। क्या इस तरह तंग करना उचित है, वह भी आधी रात को? खुद तो परेशान है ही, दूसरों को बेमतलब तंग करना कहाँ की शराफत है। वह बुदबुदाई और मरीज के व्यवहार पर अंदर ही अंदर तिलमिला गई। मैं देखती हूं। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए सुंदरम को रोकते हुए रश्मि बोली। ठीक है, सुंदरम ने कहा। देखो, तब तक मैं कपड़े पहन लेता हूं। रश्मि दरवाजा खोलते हुए जोर से बोली। कौन है? मैं हूं दीदी। बाहर से उसके भाई सूरज की घबराई हुई सी आवाज आई, और उसी समय रश्मि को लगा जैसे उससे कोई भारी भूल हो गई है। आगंतुक को देखे बिना बेढंगेपन से बोलने के बाद और आगंतुक को देख लेने के पश्चात उसके चेहरे पर अजीब सा परिवर्तन आ गया। उसकी माथे की सलवटें विलीन हो गईं और उसका रौद्र रूप परिवर्तित होकर असमंजस की स्थिति में पहुंच गया। वह आगंतुक को निहारती ही रह गई। उसकी क्रुद्ध आंखें सहज होकर आगंतुक पर जा टिकीं। वह सूरज था, उसका भाई। उसका परिवार भी इस शहर में ही रहता था। उसकी शादी इसी शहर में हो गई थी, जिस परिवार के लोगों से यदाकदा वह मिल सकती थी। सच तो यह था कि परिवार के यहाँ होने से ही उसकी हिम्मत कुछ कुछ बाकी थी, नहीं तो सुंदरम के दैनिक कार्यक्रम से तो वह पूरी तरह टूट ही चुकी होती। परिवार के किसी भी सदस्य से मिलकर उसे बेहद शांति और प्रसन्नता महसूस होती थी, किंतु इस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई को देखकर वह प्रसन्न होती। समय आधी रात का जो था, जैसे किसी को आशंकाओं के बादल खड़क कर भयभीत कर दें, ऐसी स्थिति से घिरी रश्मि शीघ्रता से बोल उठी। सूरज, तुम इतनी रात गए? दीदी, दीपू की हालत बहुत खराब है। जीजाजी कहाँ हैं? उनसे कहिए जल्दी चलें, सूरज ने डरे हुए स्वर में कहा। क्या हुआ दीपू को? रश्मि ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा। एकाएक उसकी घबराहट बढ़ गई। यह तो जीजाजी ही देखकर बता सकेंगे। दीदी, उन्हें जल्दी चलने को कहिए, सूरज बोला। समय बताने का भी नहीं है। एकाएक रश्मि लड़खड़ा गई। कड़ाके की सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। पूरा शरीर जैसे मूर्छित अवस्था में पहुंच गया।
उसके आगे अपने भाई दीपू का चेहरा घूमने लगा। प्यारा प्यारा, भोला भाला सा वह मासूम चेहरा। एकाएक उसने अपने को संयत किया और पूरी शक्ति से बोलने का प्रयास करती हुई वह कह उठी, सुनिए, कहाँ हैं आप? जल्दी तैयार होइए। आपने सुना, दीपू की हालत गंभीर है। चलिए ना, जल्दी कीजिए। हाँ, हमें तुरंत चलना चाहिए, सुंदरम, जो पहले से तैयार था, बोला। कुछ ही देर बाद तीव्र गति से दौड़ रहे सुंदरम और सूरज के स्कूटरों ने तुरंत उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। स्कूटर रोककर सुंदरम ने तुरंत अपना बैग संभाला और शीघ्रता से अंदर की तरफ दौड़ा। पीछे से रश्मि को, जो लगभग पूरे रास्ते मूर्छित सी सुंदरम के पीछे बैठी रही थी, सूरज ने सहारा दिया और कमरे में ले आया। सुंदरम पूरी तन्मयता से दीपू को देखने में जुट गया। यद्यपि उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें झलक आई थीं, लेकिन उसे इसकी परवाह न थी। उसके हाथ सधे हुए और आंखें जौहरी बनकर अपने मरीज को जांच रही थीं। उसका दिमाग केवल अपने मरीज के बारे में ही विचारशील था। उसे दीपू के अलावा आसपास की किसी चीज का बोध न था। जब तक सुंदरम दीपू को देखता रहा, रश्मि, उसकी माँ, बहन भाई व पिताजी सभी आशंकित से खड़े रहे। सबके सब सांस रोके सुंदरम के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहे थे, जो पूरी तन्मयता से जांच कर रहा था। दीपू को इंजेक्शन लगाकर एकाएक सुंदरम के चेहरे के हावभाव में परिवर्तन हो आया। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, कोई खतरा नहीं। सबकी सांस में सांस आई। वे निश्चिंत होकर सुंदरम को देखने लगे। सभी के मुंह से एकदम निकला, शुक्र है, हम तो घबरा गए थे। वातावरण को अत्यंत शीतलता प्रदान करते हुए सुंदरम ने आगे कहा, दीपू को सर्दी लग गई है। उसकी सांस सर्दी के कारण ही रुकने लगी थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब कोई खतरा नहीं है। किंतु रुककर उसने कहा, अगर हम देर से पहुंचते तो खतरा बढ़ सकता था। रश्मि दौड़कर एकाएक सुंदरम से आवेश में लिपट गई। सुंदरम, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मेरे भाई को बचा लिया, सुंदरम। और सुंदरम ने मुस्कुराकर उसे अपने से अलग किया, जो सबके सामने ही उससे लिपट गई थी। होश में आने पर रश्मि भी कुछ झेंप गई। अगले दिन फिर रात को कॉल बेल घनघनाई। रश्मि को न जाने क्यों इस बार न कोई क्रोध आया, न कोई खींच। उसने चुपचाप उठकर किवाड़ खोला। कहिए, डॉक्टर साहब घर पर हैं? मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, जरा उन्हें बुला दीजिए। वैसा ही धीमा और भयभीत स्वर जैसा सूरज का था। रश्मि को एकाएक लगा जैसे आज फिर उसका भाई बीमार है, जिसके लिए सुंदरम का जाना जरूरी है। तो क्या वह आज भी सुंदरम को रोकेगी? उसे लगा कि जिस तरह कल मेरा पूरा परिवार भयभीत था, तरह तरह की मनौतियां मन ही मन मना रहा था, सुंदरम के जल्दी पहुंच जाने की इच्छा में बेसब्री से समय बिता रहा था, उसी तरह आज भी एक पूरे परिवार की हालत है। अगर सुंदरम नहीं गया तो एक पूरे परिवार की खुशियां मिट जाएंगी। नहीं, वह अपने सुख के लिए किसी पूरे परिवार को दुख के गर्त में नहीं धकेल सकती, कदापि नहीं। उसके आगे सुंदरम की वह मुस्कान खिंच गई जो कल दीपू को बचाने के बाद उसके चेहरे पर आई थी। कितनी गहरी थी वह मुस्कान, कैसा संतोष, गौरव भरा था उस मुस्कान में। उसे लगा कि जीवन की मुस्कान तो किसी को बचा लेने में ही है। सच्चा जीवन वही है जो किसी को जीवन दे सके, किसी की रक्षा कर सके। वह इस मुस्कान को सुंदरम से छीनने का कभी कोई प्रयास नहीं करेगी। वह अपनी जिंदगी इस तरह बनाएगी जिससे सुंदरम को रोके नहीं और अनगिनत चेहरे नवीन जीवन पाकर झिलमिला उठें। वह अपने पति की राह अब कभी नहीं रोकेगी। रश्मि बोली, सुनिए, जल्दी जाइए, किसी मरीज की हालत चिंताजनक है। जल्दी जाइए ना, देरी न जाने क्या कर जाए। अरे भई, जा रहा हूं, अपना बैग तो लेने दो, सुंदरम ने बाहर निकलते हुए कहा। कैसी अजीब हो तुम भी। उसके जाने के बाद रश्मि ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। आवाजें गूंजने लगीं। रश्मि, आज की रात कितनी मधुर है, कितनी इच्छा होती है यह रात लंबी, बहुत लंबी हो जाए, कभी खत्म ही न हो। रश्मि, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं। सच रश्मि, तुमसे अलग होकर भी ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे करीब हो, और तुम्हारे पास होने का एहसास मुझे जल्दी काम करने की प्रेरणा देता रहता है। रश्मि को लगा सुंदरम उसके पास ही बैठा बोलता जा रहा है और वह मंत्रमुग्ध सी सुनती जा रही है। उसने एकाएक जोर से अविनाश को सीने से लगाकर चिपटा लिया। पूरी
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।